हेलो एवरीवन। सो गाइस, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे रिलेटेड वीडियोस आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिलेंगे। फिर भी समझने की कोशिश करते कि क्या भला है, क्यों समझ में नहीं आता। डिटेल में समझते गाइस, आराम से देखिए। वैसे तो टू बी के साथ बहुत सारे यहाँ आइटम देख रहे हैं, लिस्ट ही लिस्ट है, बट लिस्ट से पहले एक लॉजिक समझ लेते हैं है क्या भला। देखिए गाइस, एक्चुअली आप जिसको बी कहते हैं, ये जो बी होता है ना, बी का मतलब सबको पता है कि बी का मतलब होता है होना, ठीक है। ऐसे हिंदी में लोग सोचते हैं बी मतलब होना, बेचारे अंग्रेजों को नहीं पता कि बी मतलब होना। आप यूँ समझिए, बी एक बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म है, ठीक है। तो जब हम किसी इन्फिनिटिव की बात करेंगे, इन्फिनिटिव, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस यूँ समझ लीजिए। इन्फिनिटिव सबको पता है ना कि टू होगा, और टू के साथ यहाँ पर आप जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हो, वो कहने के लिए फर्स्ट फॉर्म होता है, एक्चुअली वो वर्ब का बेस फॉर्म होता है। लेकिन खाली बी को छोड़ दिया जाए तो सारे फर्स्ट फॉर्म की तरह दिखते हैं, तो लोगों ने भैया फर्स्ट फॉर्म कहना शुरू कर दिया, सारे दुनिया में बोलने लगे फर्स्ट फॉर्म, बट एग्जैक्टली वो बेस फॉर्म होता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि टू के बाद जब बेस फॉर्म आ जाए तो हर वर्ब का एक बेस फॉर्म होता है। जैसे आप जिसको बोलते हैं एम, इज, आर, वाज, वर, जिसको बोलते हैं ना, ये बेस फॉर्म नहीं है। ये पैदा कहाँ से हुआ है, सबको पता चल गया होगा अब तक, ये पैदा हुआ है बी से, यानी कि बी से निकला है ये। उसी प्रकार से अगर आप कहते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं गो, तो गो बेचारा बेस फॉर्म है। अब गो में से निकला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, आईएनजी लगा दो तो गोइंग, एसीएस लगा दो तो गोज। तो ये देख रहे हो, ये फर्स्ट फॉर्म भी गो है, अब बेस फॉर्म भी गो है, तो एक ही जैसे दिखते हैं ना, तो लोगों ने फर्स्ट फॉर्म कहना शुरू कर दिया है। लेकिन यहां पर देखो, एम, इज, आर, ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन बी देखो एक जैसे नहीं दिख रहे हैं ना, तो बी यहां पर बेस फॉर्म है। तो यहीं पर खाली ये अंतर दिखाई देता है। इतना लेक्चर मैंने इसलिए दिया है कि कभी भी जब टू के साथ अगर आपको बी दिखाई दे रहा है, तो यूं समझ लीजिए कि इसका ये बदलेगा नहीं, ये किसी भी टेंस में जाएगा। मेरे कहने का मतलब इन्फिनिटिव है, ये चेंज नहीं होता है, ओके। और जब ये टू के साथ बी आएगा और इसके बाद आएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसको बस इतना ही समझ लेना है कि ये जो थर्ड फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड फॉर्म का मतलब है कि एक्शन कंप्लीटेड। मैं कहीं पर लिख देता हूं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का मतलब है एक्शन कंप्लीटेड। यही होता है ना, एक्शन कंप्लीटेड मतलब कि काम हो गया है। अगर मैं यहां पर कहता हूं स्लैप्ड, तो स्लैप्ड का मतलब है कि थप्पड़ खा लेना, यू नो। अगर मैं कहता हूं कि बीटन, तो बीटन का मतलब है कि पीटने का काम डन, यही होता है ना। थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि एकदम कंप्लीटेड एक्शन। लेकिन जब इस कंप्लीटेड एक्शन में कोई टू बी लगा दे, बस इतना ही आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि टू बी लगा दे और इसके बाद कोई भी कंप्लीटेड एक्शन बोल दे, अगर टू बी के साथ बोल दे स्लैप्ड, तो इसका मतलब है कि थप्पड़ खाने का जो काम है, ये जो स्लैप्ड की जो अवस्था है ना, उसको बंदा अभी प्राप्त हुआ नहीं है, होना बाकी है। यानी कि स्लैप्ड, थप्पड़ खा गया, तो थप्पड़ खा गया, काम अभी हुआ नहीं है, यानी कि थप्पड़ खा गया वाली फीलिंग अभी होना बाकी है। समझ रहे हैं आप? ये एकदम कॉमन सेंस आपको दे रहा हूं। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे, यूं समझ जाओ काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। अच्छा, थर्ड फॉर्म लग रहा है, थर्ड फॉर्म क्यों लग रहा है? मैं फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा तो क्या होगा, इसलिए थर्ड फॉर्म लग रहा है कि हम इस टू बी से पहले जिस सब्जेक्ट का जिक्र करेंगे ना, वही थप्पड़ खाएगा। याद रखिए, मैं लिख देता हूं कहीं पर, सब्जेक्ट जो कि रिसीवर होगा, डूअर नहीं होगा, सब्जेक्ट जो कि रिसीवर होगा, सब्जेक्ट के साथ कुछ होगा, अभी हुआ भी नहीं, कुछ होगा। अगर मैं यहां पर कहता हूं कि राम इज टू बी स्लैप्ड, मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा राम इज टू बी स्लैप्ड। एक तो स्लैप्ड का मतलब थप्पड़ खाया हुआ अवस्था, टू बी का मतलब उस अवस्था को भी प्राप्त हुआ नहीं है। तो कौन थप्पड़ खाएगा? थप्पड़ खाई हुई अवस्था को कौन प्राप्त होगा? यही, ये जो राम दिखाई दे रहा है ना, ये। तो राम इज टू बी स्लैप्ड का मतलब है कि राम नाम का जो लड़का है, अभी भी उसका थप्पड़ खाने वाली अवस्था को प्राप्त होना बाकी है, यानी कि अभी थप्पड़ खाना बाकी है, यानी कि थप्पड़ खाने को है। अलग अलग हिंदी निकली, समझ रहे? तो जो मैं लॉजिक समझा रहा हूं उसको समझिए। थर्ड फॉर्म का मतलब वो कंप्लीटेड वाला फीलिंग। अच्छा, टू बी का मतलब काम हुआ नहीं है। और जब थर्ड फॉर्म लगेगा तो हम क्या समझेंगे कि ये जो थप्पड़ खाने वाली अवस्था है, इसको प्राप्त कौन होगा? इस टू बी के पहले जो सब्जेक्ट है, इसी के साथ ये हादसा होगा। थर्ड फॉर्म का ये मतलब है। क्यों? क्योंकि भैया ये पैसिव है। ये जो थर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये पैसिव है। और पैसिव का मतलब होता है कि यहां जो सब्जेक्ट दिखाई देगा, ये कुछ करेगा नहीं, इसके साथ कुछ होगा भैया, ये रिसीव करेगा, ये रिसीवर है, ये डूअर नहीं है।
तो आप ध्यान रखना, अगर आप टू बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे तो आपने जिस सब्जेक्ट का जिक्र कर दिया ना, फिर ये जो देख रहे हो ना, ये जो स्लैब्ड और बीटन जो आप लगाओगे ना, वो घटना इसके साथ घट जाएगी, आपके सब्जेक्ट के साथ तो घटना घटेगी। अभी घटी नहीं है, अभी घटना बाकी है, मतलब वो होना अभी बाकी है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको जिसने समझ लिया उसका टू बी भैया कंप्लीट हो गया। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि अ गर्ल, ध्यान से देखिएगा, अ गर्ल इज, और मैं यहां लगा दूं टू बी किडनैप्ड। जैसे आपने देख लिया, सबसे पहली चीज टू बी लगा है, काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। ऊपर से जो थर्ड फॉर्म लगा है, इससे ये पता चलेगा कि ये जो थर्ड फॉर्म है, जो किडनैप वाली जो अवस्था होगी, ये भैया कौन किडनैप हो जाएगा? ये लड़की हो जाएगी किडनैप। ये लड़की किसी को किडनैप करेगी नहीं, ये जो किडनैप्ड वाली अवस्था है, इसको प्राप्त कौन हो जाएगी? ये लड़की हो जाएगी। यानी कि किडनैपिंग किसकी हो जाएगी? लड़की। लड़की का ही अपहरण हो जाएगा, लड़की अपहरण नहीं कर रही किसी का। इसको समझना है। अब कहीं भी आपको दिखाई दे तुरंत समझ जाना, सब्जेक्ट को ध्यान देना। अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि सम बॉयज आर टू बी अरेस्टेड, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, क्या मतलब समझेंगे आप? सीधा मतलब है टू बी, काम हुआ नहीं है, अरेस्ट वाली अवस्था को कोई प्राप्त हुआ नहीं है। अच्छा, ये अरेस्ट होगा कौन? ये जो भाई साहब कुछ लड़के हैं ना, ये अरेस्ट हो जाएंगे, ये अरेस्ट हो जाएंगे। तो जब भी आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दे, थर्ड फॉर्म से पहले आपको टू बी दिखाई दे, तो याद रखना है कि जो थर्ड फॉर्म का जो एक्टिविटी है ना, वो परफॉर्म किसके साथ होने वाला है? इस सब्जेक्ट के साथ होने वाला है। ये सब्जेक्ट बेचारे कुछ नहीं कर रहे। अगर इस सब्जेक्ट को कुछ करना होगा ना, तो थर्ड फॉर्म कभी आ ही नहीं सकता है। पता है क्या आएगा? वर्ब की बेस फॉर्म। जैसे अगर मैं कहता हूं कि सम बॉयज आर टू, और बी भी नहीं आएगा, सीधा सम बॉयज आर टू अरेस्ट। इसका मतलब है कि ये जो कुछ लड़के हैं, ये किसी को अरेस्ट कर लेंगे। तो ऑफ कोर्स ये पुलिस वाले तो है नहीं, तो फिर यहां पर हमें सम कॉप्स लिखना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे कर दूं कि अ बॉय इज टू किडनैप, ध्यान दीजिएगा, अ बॉय इज टू किडनैप, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म का मतलब देख लीजिए, इसमें कोई बी नहीं है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब है कि ये जो किडनैपिंग का जो काम है ना, ये लड़का करेगा, ये डूअर है। तो जब डूअर होगा, जब यही लड़का किडनैप करेगा, तो ना तो आपको बी दिखाई देगा, ना थर्ड फॉर्म दिखाई देगा। तो फिर से एकदम कॉमन सेंस पर आ जाइए। टू बी का मतलब काम हुआ नहीं है, थर्ड फॉर्म का मतलब कि जो सब्जेक्ट आप दिखाओगे उसी के साथ वो हादसा होगा। ध्यान दीजिए, अगर मैं कहता हूं कि अ शॉपकीपर इज टू बी, a shopkeeper is to be taught a lesson। क्या समझेंगे आप इसका मतलब? क्या समझेंगे आप इसका मतलब? ये taught का मतलब तो सिखाना होता है। ओके, टू बी लगा है तो टू बी का मतलब काम हुआ नहीं है। थर्ड फॉर्म लग गया तो थर्ड फॉर्म लगते हम समझेंगे कि अच्छा ये पैसिव है, और पैसिव का मतलब ये जो सिखाने की बात हो रही है, वो इधर सब्जेक्ट जो है ये सिखाएगा नहीं, ये बेचारा सीखेगा, मतलब ये कुछ करेगा नहीं। इस टॉट का जो एक्शन है, यानी कि टॉट मतलब कि सिखाने वाली जो एक्टिविटी है, तो सिखाई हुई अवस्था को कौन प्राप्त होगा? शॉपकीपर। यानी कि शॉपकीपर को एक लेसन सिखाया जाएगा, यानी कि उसको ठीक किया जाएगा। टीच ए लेसन का मतलब क्या होता है कि अच्छा सबक सिखाना, इस शॉपकीपर को सबक सिखाया जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? तो बताइए, अगर मैं ऐसे बोल देता हूं कि आई एम, अपने बारे में कहता हूं कि आई एम टू बी गिवन अ गिफ्ट। अब बताइए आप में से कोई, क्या मतलब है? सोचिए, देख लीजिए भैया, ये सब गिफ्ट को छोड़ दीजिए, खाली गिवन देखिए। गिवन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे पहले क्या आ गया? टू बी आ गया। टू बी मतलब काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। थर्ड फॉर्म का मतलब कि ये इस गिवन का जो भी मतलब होगा ना, ये घटना इसके साथ घटेगी। ये जो सब्जेक्ट है, ये थर्ड फॉर्म से साफ पता चलता है ये पैसिव है, यानी कि गिवन वाली अवस्था जो है, वो जो गिवन है, वो जो प्रदान वाली जो बात है, वो आई को मिलेगा, रिसीव करेगा आई किसी को देगा नहीं। तो आई एम टू बी गिवन, यानी कि जो आई नाम का व्यक्ति है, इसको गिफ्ट दिया जाना है, अभी दिया नहीं गया। आप हिंदी में सोचते हो दिए जाने को है, जो आपको कोई टीचर बताएगा ना ट्रांसलेशन वाला, वो पता नहीं ने को है, पता नहीं कैसे कैसे वो हिंदी सोच लेते हैं, या यूट्यूब पर ने को है, एको है। अंग्रेजी को भैया नेको एको पेको से कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजी को सीधा मतलब है कि टू बी, थर्ड फॉर्म मतलब काम हुआ नहीं है, होना बाकी है, और थर्ड फॉर्म का मतलब है कि जो काम होगा वो किसके साथ होगा? इस सब्जेक्ट के साथ होगा। वो सब्जेक्ट हमारा डूअर नहीं है, वो रिसीवर है, याद रखिएगा। अब जब आप मार्केट में निकलते हो तो आपको इसकी जरूरत पड़ती है, कभी एक्टिव तो कभी पैसिव। तो ये पैसिव है, सारा खेल पैसिव का है। अब आप अचानक कहते हो, आपने कमरे को देखा, ओके, और आपके मुंह से निकल गया दिस रूम, और अचानक निकल गया नीड्स।
अब नीड्स निकल तो गया, अब क्या करोगे? कमरा क्या कुछ करेगा? कमरा तो कोई एक्टिविटी को अंजाम नहीं दे सकता। अब जो होगा कमरे के साथ होगा। कमरा हमारा रिसीवर है, तो रिसीवर है तो लगाना है यार कमरा साफ नहीं, इसको साफ होने की जरूरत है भाई। दिस रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड, नीड्स टू बी क्लीन्ड। अब एकदम अंग्रेजों वाले स्टाइल, टू बी मतलब काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। थर्ड फॉर्म मतलब ये पैसिव हो गया, और जब क्लीन का काम किसके साथ होगा? इस सब्जेक्ट के साथ होगा। यानी कि रूम किसी को साफ नहीं करेगा, रूम बेचारा साफ हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ये होता है टू बी। आज फुर्सत से एकदम समझ लीजिए, जितना समझना है समझ लीजिए, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आया ना। ठीक है जी। न्यूज़पेपर के हेडलाइन में क्या होता है कि हेडलाइन में आपको दुनिया भर का ARM दिखता नहीं है, क्योंकि हेडलाइन है भैया, उसमें वो ना AN दो भी नहीं लगाते हैं, उनका एक अपना स्टाइल है। आपको लगता है कि ARM तो लगाया नहीं भाई, खाली टू बी दिखाई दिया। सुन लीजिए, वो आपको ऐसा लगता है, हेडलाइन आपको नहीं आता। इसलिए जैसे अगर लिखा है, मैं हेडलाइन की एक बात बता रहा हूं कि उसमें लिखा है कि अ बॉय स्टैब्ड, ऐसे लिखा हुआ है। अब आप किसी ऐसे बंदे को बुलाइए जिसको अंग्रेजी नहीं पता है, जरा बुलाइए उसको, बोले कि बेटा जरा बताओ तो अ बॉय स्टैब्ड का क्या मतलब है। तो वो अ भी नहीं लिखा रहेगा न्यूज़पेपर में, तो हेडलाइन में अ भी नहीं, सीधा बॉय स्टैब्ड। उसको लगेगा बॉय, वो ऐसे सोचेगा बॉय सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट के बाद स्टेप वर्ब हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया भाई। बॉय लड़का, स्टेप मतलब चाकू मारना, लड़के ने चाकू मार दिया। वो ऐसे सोचेगा, वो महा गलत सोचेगा। ये हेडलाइन है। हेडलाइन का मतलब क्या होता है कि वहां शॉर्टकट चलता है। यहां बॉय स्टैब्ड का पता है पूरा मतलब क्या है? इसका पूरा मतलब है कि अ बॉय वाज स्टैब्ड, इसका मतलब एक लड़के को चाकू मार दिया गया। ये पूरा पैसिव था। किधर था वाज? देखिए, कोई वाज था? नहीं था ना। ऐसे यूज होता है। उसी तरीके से अगर ऐसा लिखा हो कि थीप, या ऐसे लिखा हो एक्यूज्ड, एक्यूज्ड टू बी produced, to be produced before the court today, ऐसा कोई हेडलाइन लिखा हो। कहीं कोई is RM was were कहीं कुछ है नहीं है। तो आप में से बहुतों को लगता है कि सर हम तो ऐसा टू बी देखते हैं, accused to be produced। तो जैसे आप ऐसा देखेंगे समझ जाना कि ये सिर्फ आप हेडलाइन में ऐसा देख रहे हैं, हेडलाइन में is RM नहीं होता है। ओके, और इस टू बी से आपको अंदाजा लगाना, अच्छा टू बी काम हुआ नहीं है। थर्ड फॉर्म मतलब कि अच्छा इधर जो भैया है इसके साथ कुछ होगा। एक्यूज्ड मतलब आरोपी, यानी कि आरोपी को प्रस्तुत किया जाएगा किधर? कोर्ट में। कब? आज। ऐसे समझते हैं अंग्रेज, उनको नहीं पता आपके आने को, जाने को, पीने को, पता नहीं वाला वाली, पता नहीं क्या क्या आप बोलते हो यार। अभी अबाउट लगाते आप वाला वाली में चले जाते हो ना। ऐसा आप में से कोई नहीं होगा जिसने अबाउट में वाला वाली नहीं सोचा होगा। अगर मैं अबाउट लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि दिस वर्क इज अबाउट टू बी डन, आप कितना भी अंग्रेज बन जाओगे ना, अंदर से आवाज आएगी ये काम होने वाला है, तुरंत वाला वाली आ जाएगा। तो कहां बाहर निकले हो गुरु? बाहर नहीं निकले हो अभी। एनीवेज, तो पहले इस समझ में आया नहीं आया? तो चलिए मैं साफ साफ शब्दों में लिखूं, टू बी इसका मतलब है काम हुआ नहीं है, काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। ये लॉजिक। जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे, इसका मतलब पैसिव, पहली फीलिंग आएगी पैसिव है, और दूसरी फीलिंग आएगी कि जो सब्जेक्ट है, इस टू बी से पहले जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ कुछ होगा, सब्जेक्ट के साथ कुछ होने वाला है। ऐसे समझिएगा, ये आपको लॉजिक बता रहा हूं। हाईलाइट कर दो इसको, चलेगा इससे। तो अब है कि ठीक है हम समझ गए। तो अब ये टू बी हमें किन किन स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। अब बारी आती है स्ट्रक्चर्स की। ये तो टू बी को आप समझ गए, अब है कि भैया स्ट्रक्चर्स क्या है। स्ट्रक्चर्स तनिक देखिए। अब स्ट्रक्चर दुनिया भर के भाई साहब, आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये लीजिए, तो पहला स्ट्रक्चर आपका आता है जिसमें आपको डिजर्व के साथ टू बी दिखाई देगा। डिजर्व के साथ हम इसका क्या मतलब समझेंगे। अगर मैं यहां पर ऐसे कहता हूं, यहां पर मान लीजिए कि एक आदमी है, अब आराम से देखिए, खो जाइए, मग्न हो जाइए, जस्ट गेट एनग्रॉस्ड। यहां पर एक आदमी है, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है,
तो बिहेवियर अच्छा नहीं, तो भाई जब बिहेवियर आपका अच्छा नहीं है तो आपको क्या लगता है, आपको रिस्पेक्ट कोई करेगा? रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। तो बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं कि भाई देखना बेचारे का ना मजाक बनाया जा रहा है। यार ये एक्चुअली रिस्पेक्ट लेना डिजर्व नहीं करता है, यानी कि इसको रिस्पेक्ट दिया जाए ऐसा ये डिजर्व नहीं करता है। तो अब मैं अंग्रेजी में कैसे बोलूँगा? तो अब मैं ऐसे बोलूँगा, मुझे पैसिव की जरूरत पड़ेगी बॉस, मैं बोलूँगा ही। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। अब जब आप डिजर्व पढ़ते हो तो डिजर्व के साथ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रूल आता है। तो ही डजंट डिजर्व, ही डजंट डिजर्व, ठीक है, डिजर्व कहाँ गया, डिजर्व, फिर हमने लगाया टू बी। अब मुझे रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म लगाना है, रिस्पेक्टेड। तो जैसे मैंने रिस्पेक्टेड बोला, ही डजंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड, टू बी का मतलब ये हुआ तो नहीं है, रिस्पेक्ट इसको मिली तो नहीं है, मिलना बाकी है। और ये जब रिस्पेक्टेड मतलब पैसिव विथ री, तो हम तुरंत समझेंगे कि रिस्पेक्ट किसको मिलेगी, ही को मिलेगी। और हमने बोल दिया ही डजंट डिजर्व, ये डिजर्व ही नहीं करता है रिस्पेक्ट किए जाने को। अब इसकी हिंदी पे ना जाए, इसका मतलब है कि इसको रिस्पेक्ट मिले ऐसा डिजर्व नहीं करता है, यानी कि इसको फ्यूचर में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ही डजंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड। इस यहीं पर और देख लीजिए, आपको एग्जांपल देता हूं। आपके यहाँ कोई बर्थडे बैश चल रहा है, बर्थडे पार्टी चल रही है, आपने सब पूरे टॉम डिक हैरी सबको बुला लिया, राम सोहन सीधा गीता मोहन मेनिका सबको बुलाया, आपने एक को नहीं बुलाया, इसको आपने एकदम सिंगल आउट कर दिया, छांट दिया, एक को नहीं बुलाया। हमने पूछा अरे भाई इसको क्यों नहीं बुलाया? आपने बोला ये डिजर्व ही नहीं करता इनवाइट किए जाना मेरे बर्थडे बैश में। बताओ कैसे बोलोगे? जरूरत पड़ेगी ना बॉस, इसकी जरूरत पड़ेगी। टू बी को इतना आसान ना ले आप लोग। कैसे बोलोगे? ही डजंट डिजर्व टू बी इनवाइटेड टू माई बर्थडे बैश। डिजर्व की स्पेलिंग काहे गलत हो रहा है भाई? देखिए, ही डजंट डिजर्व टू बी इनवाइटेड। तो टू बी इनवाइटेड का मतलब क्या हो गया कि क्या ये ही किसी को इनवाइट कर रहा है? ना जी ना, ये जो ही है ना, इसको इनवाइट नहीं किया जाएगा। टू बी का मतलब इनवाइट हुआ नहीं है, इनवाइट होना बाकी है, लेकिन ये डिजर्व ही नहीं करता है कि कोई इसको इनवाइट कर दे। तो यानी कि इनवाइट किए जाने वाली अवस्था को प्राप्त करना इसको डिजर्व नहीं करता है। ऐसे समझिए, समझ रहे हैं? चलिए गाइस, एकदम जब आप कोई क्लास करो ना, मेरा पर्सनली मानना है ना, मतलब हम अपने मन में बहुत सारा सवाल लेते हैं। अगर कोई वीडियो देखता होगा, जैसे टू बी देख के कोई क्लिक करता होगा, वो सोचता होगा ना कि यार सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, काश कोई टीचर मुझे ऐसा पढ़ाए ना कि सब दूर हो जाए। वो जो क्रिस्टल क्लियर, जो लूसिड एक्सप्लेनेशन को ढूंढता है, वो मिलना बहुत जरूरी है गाइस। तो आप उस लेवल से इसको देखिए, कहीं कोई कमी ना छूट जाए। और देखते हैं, इत्मीनान से देखिए। तो डिजर्व में और क्या क्या हो सकता है कि तुम डिजर्व नहीं करती हो। थोड़ा कुछ V3 वाला कुछ सोचिए। तुम डिजर्व नहीं करती हो कि मैं तुम्हें प्यार करूं, ऐसा हो सकता है। कैसे बोलेंगे? मैसेज लिख सकते हैं आप लोग, हैं डार्लिंग, यू डोंट डिजर्व टू बी लव्ड। अगर मेरा प्यार तो यहाँ पैसिव है तो भाई आज न कल बाई का तो आप ही का हक है, बाई लगाइए ना, बाई मी। यहां पर बाई लगाना जरूरी पड़ रहा था कि अब प्यार किसका पाएगी? अगर मैं बाई मी ना लगाऊं तो पूरी दुनिया का प्यार वो डिजर्व नहीं करेगी, ऐसा लगेगा ना। तो मैं थोड़ा सा इसको एक एम्फेसाइज कर देता हूं, खास बना देता हूं कि देख डार्लिंग, यू डोंट डिजर्व टू बी लव्ड। तू डिजर्व नहीं करती कि तुझे प्यार मिले। किसका? हमरा, बाई मी, यानी कि मेरे द्वारा तुझे प्यार किया जाना जो है वो डिजर्व तो नहीं करती। तो इसकी हिंदी करना बहुत मुश्किल है। डोंट थिंक ऑफ दिस हिंदी, आप अंग्रेजों की तरह सोचे। हम किसी को बस कह रहे हैं, आपने किसी को बोला, उसने बोला कि यार मुझे तो कोई गिफ्ट देता ही नहीं। अरे तू डिजर्व नहीं करता, तुझे कोई गिफ्ट दे मुन्ना, तू डिजर्व ही नहीं करता। कैसे बोलोगे? यू डोंट डिजर्व टू बी गिवन अ गिफ्ट। अब खाली मैं गिफ्ट पे रुक जाता हूं तो फिर तू डिजर्व ही नहीं करता कि कोई भी तुझे गिफ्ट दे। अब मैंने कोई बाई वाई नहीं लगाया, समझ रहे? यू डोंट डिजर्व टू बी गिवन अ गिफ्ट। तो जैसे गिवन उवन आ गया तो लोग सोचते गिवन क्यों है? तो गिवन का मतलब कि इसको मिलेगा, ये यू को मिलेगा। कि टू बी गिवन का मतलब ही हुआ नहीं है, होना बाकी है। तो आज न कल इसको गिफ्ट दिया जाएगा, लेकिन ये डिजर्व ही नहीं करता कि दिया जाए। मतलब फ्यूचर में जो दिए जाने वाली अवस्था आएगी उसको ये डिजर्व ही नहीं करता है ना? बेहतरीन। और सोचो,
ओके ठीक है, ये मैं सिर्फ थर्ड फॉर्म को डील कर रहा हूं। अगर मैं चाहता तो टू बी के साथ मैं आपका नाउन भी डील कर सकता था, एडजेक्टिव भी डील कर सकता था, मैं इसको स्टेट ऑफ बीइंग बना सकता था, लेकिन मैं इसको स्टेट ऑफ बीइंग नहीं बना रहा हूं क्योंकि मुझसे सवाल जो पूछा गया वो टू बी का V3 वर्जन पूछा गया। कभी आएंगे स्टेट ऑफ बीइंग में भी, चलेगा इससे, क्लियर है। तो उसी प्रकार से जैसे डिजर्व है वैसे अगला स्ट्रक्चर आपका आता है नीड के ऊपर। तो मैं सबको हाईलाइट कर देता हूं। पहला स्ट्रक्चर हमारा था डिजर्व टू बी। अब मुझे पता नहीं मैं इतने स्ट्रक्चर कराऊंगा तो काफी टाइम हो रहा है, तो कॉमन सेंस से समझ जाइए। इसको ले लेते हैं, अब आते हैं। तो अगर मुझे यहां पर नीड के ऊपर बोलना है तो नीड का मतलब ही क्या होता है, किसी भी काम को करने की जरूरत, ठीक है। अब इसमें भी काम तो हुआ नहीं है, तो हमने देखा कि भाई यहां पर मान लीजिए एक पंखा है, पंखा खराब है, तो मैं कहता हूँ यार इस पंखे को ना रिपेयर किए जाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो मैं अब ऐसे बोलूँगा यह पंखा, दिस फैन। अब जब आप नीड पढ़ेंगे कभी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का रूल चलता है, तो प्रेजेंट में ऐसे चलेगा नीड्स हो जाएगा, दिस फैन नीड्स, इस पंखे को ज़रूरत है। अब इस पंखे को ज़रूरत है, क्या क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमें एक्शन लगाने से पंखे को रिपेयर किए जाने की जरूरत है, यानी कि पंखा जो है वो रिपेयर हो जाए। ये रिसीवर है, ये रिपेयर होगा, समझ रहे हैं, ये पंखा रिपेयर होगा, पंखा किसी को रिपेयर नहीं करेगा। तो दिस फैन नीड्स टू बी रिपेयर्ड। जैसे आपने यहां पर रिपेयर्ड देखा, अगर अंग्रेजी में ऐसा लिखा आएगा तो कैसे समझेंगे हम, पहले देखेंगे भैया टू बी, टू बी का मतलब काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। रिपेयर्ड देखते थर्ड फॉर्म पैसिव, तो पैसिव का मतलब कि ये सब्जेक्ट हुआ जो है इसके साथ ही होगा, ये किसी के साथ कुछ करेगा नहीं। ये रिपेयर का काम जो है वो पंखे के साथ होगा, यानी पंखा रिपेयर होगा। अब नीड का मतलब होता है कि भाई किसी काम को करने की जरूरत है, यानी कि पंखे को रिपेयर किए जाने की जरूरत है, कोई आए और इसको रिपेयर करके चला जाए, समझ रहे, ये पैसिव है। और देखिए हमने देखा कि भाई एक बड़ा ही एकदम ऑडेशियस बंदा है, एकदम ढीठ बंदा है। हम कह रहे भाई ये आदमी है ना, ये तो इसको भैया मार खाने की जरूरत है, मतलब इसको जरूरत है कि पिट जाए, ये किसी को ना पीटे, इसको जरूरत है। मैं क्या बोलूंगा, ही नीड्स, यहां लगाएंगे टू बी, ही नीड्स टू बी बीटन, ही नीड्स टू बी बीटन। आज पैराग्राफ नहीं है, आज बस ऐसे समझा रहा हूं, समझ जाइए। ही नीड्स टू बी बीटन, भैया इसको आवश्यकता है कि मार खा जाए। अब इसका आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव कर सकते हैं, ओके। इसको भाई पढ़ाए जाने की जरूरत नहीं, ये तो भाई कमाल है, तो एकदम ऑमनीसिएंट है और क्या क्या है, इसको तो अंतर्यामी है, इसको ज्ञान प्राप्त है। तो मैं कहता हूं कि इसको पढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं कैसे बोलूंगा, ही डजंट नीड टू बी टॉट, ही डजंट नीड टू बी टॉट, हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ओके। इसी का पास्ट कर दूं कि इसको सबक सिखाए जाने की जरूरत थी, तो नीड का नीडेड हो जाएगा कि ही नीडेड टू बी टॉट अ लेसन, ठीक है जी। चलिए ठीक है, इतना काफी है, बाकी आप खुद कर लेंगे। जैसे वांट, एक एग्जांपल दे दूं सबका। वांट से क्या हो जाएगा, वांट का मतलब होता है चाहत, ओके। अब चाहत का मतलब कि मेरे साथ तो होता नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जाए, ये होता है ना चाहत। तो मान लीजिए मैं हूं, मैं चाहता हूं, ये तो लड़की बन गई, ठीक है, मान लो कोई लड़की है लड़की बन जाती है, ये कोई लड़की है, अब ये कह रही है यार मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें। अब ये कैसे बोलेगी, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, यानी कि मैं रिस्पेक्ट होना चाहती हूँ। तो आई वांट, मैं चाहती हूँ, टू बी लगाइए थर्ड फॉर्म, आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड, आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड। कैसे समझेंगे, इसका मतलब क्या है, टू बी काम हुआ नहीं है, रिस्पेक्टेड मतलब V3 मतलब पैसिव, यानी कि ये घटना किसके साथ घटेगी, आई के साथ घटेगी, अभी घटी नहीं है, यानी कि आई रिस्पेक्ट होना चाहती है, वांट से। इस वर्ब से पता चल जाएगा कि अच्छा ये रिस्पेक्टेड वाली अवस्था को कौन प्राप्त होना चाहता है, आई। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से आई कह रही कि देख मैं इंसल्ट होना नहीं चाहती हूं, मैं नहीं चाहती मेरी इंसल्ट हो भाई, तो कैसे बोलेगी ये, आई डोंट वांट टू बी इंसल्टेड। टाइम का ज्यादा हो रहा है, मैं निकलूं। एक एग्जांपल काफी रहेगा। रिक्वायर्ड टू बी, रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है जरूरत, आवश्यकता, वही नीड वाली फीलिंग देता है, ओके। ऐसे इस कमरे को भी जरूरत है साफ किए जाने की, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि दिस रूम, लगाइए प्रेजेंट है तो इज आ रहे में तो वही चाहिए ना, इज आ रही चाहिए, पास्ट में आपको वाज चाहिए, दिस रूम इज रिक्वायर्ड टू बी क्लीन, हो गया। उसी तरीके से आते हैं एक्सपेक्टेड टू, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि उम्मीद, तो आपसे उम्मीद की जाती है, तो
तो आपसे उम्मीद की जाती है कैसे, यू आर एक्सपेक्टेड कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए। मान लो यू आर एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पेक्टेड। ओ माय गॉड, अजीब नहीं लग रहा है? यू आर एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पेक्टेड, कहां गया? आराम से देखिए इसको। यू आर एक मतलब दो पैसिव हो गए। यू आर एक्सपेक्टेड, आपसे उम्मीद की जाती है। क्या उम्मीद की जाती है? कि टू बी रिस्पेक्टेड, कि आपको रिस्पेक्ट मिले। यानी कि ये जो टू बी रिस्पेक्टेड मतलब अभी काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। रिस्पेक्ट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको रिस्पेक्ट किया जाए। यू आर एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पेक्टेड। अच्छा निकल गया ये। ओके, आपसे उम्मीद नहीं की जाती कि आप किसी से पिट जाओ। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी beaten by anyone. ओके जी, फाइन। ओके चलिए, येट टू बी, इसका मतलब सेम है, काम हुआ नहीं, होना बाकी है। जैसे मैं बोलूं कि अभी ये कपड़े धोए जाने को हैं, अभी धुले नहीं है, तो मैंने इशारा किया दीज क्लोथ्स। अब मैं लगा दूं दिस क्लोथ्स आर येट टू बी वॉश्ड। अभी भी येट टू बी वॉश्ड, येट बस एक्स्ट्रा लगे, येट टू बी वॉश्ड। वैसे आपका लाइकली टू बी, लाइकली का मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब संभावना है। मैं बोलूं कि दिस रूम इज लाइकली टू बी पेंटेड, आप समझ जाओगे। पहले तो यूं समझो ना भाई कि टू बी मतलब कहां गया? टू बी मतलब काम हुआ नहीं, होना बाकी। पेंटेड का मतलब ये जो पेंटेड कि कौन पेंट होगा? इस रूम को पेंट किया जाएगा, तो क्लियर समझ में आएगा कि पेंट हुआ नहीं, रूम को पेंट होगा। लाइकली से पता चलेगा कि रूम को पेंट होने की संभावना है, कि आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। साफ आप तोड़ सकते हो उसको। वही लाइक टू बी है, तो लाइक का मतलब है कि आप पसंद करते हो। वही वांट वाली फीलिंग है, मैं पसंद करता हूं, मैं इस चीज को पसंद करता हूं कि मुझे पढ़ाया जाए। आई लाइक टू बी टॉट, मैं पसंद करता हूं मुझे पढ़ाया जाए। मैं नहीं पसंद करता कि मुझे बैडली ट्रीट किया जाए। आई डोंट लाइक टू बी ट्रीटेड बैडली। हो गया जी। उसी तरीके से आपका पूरा हैव टू फैमिली है। अब हैव टू का मतलब होता है कि भैया कोई काम एकदम करना है तो करना है, तय तमन्ना है। अब मैं इसका पैसिव कर दूं कि भाई ये काम एकदम इसको किया ही जाना है, कोई टाल नहीं सकता है। तो दिस वर्क हैज टू बी डन, तो अब मुझे हैव टू में चाहिए, इसको हैज टू में कर दूं। एक मिनट, इसको हैज टू में कर देता हूं। हैव टू में आई हैव टू बी गिवन अ बुक। थोड़ा अजीब सा है, आई हैव टू बी गिवन अ बुक। किताब मुझे दिए जाने को, एकदम दिया ही जाना है। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे चेंज कर देता हूँ, क्योंकि आपने कभी ऐसा बोला नहीं है ना। तो दिस बुक्स, अब तो हो जाएगा, दिस बुक्स हैव टू बी सोल्ड। अब समझ में आ जाएगा, दिस बुक्स हैव टू बी सोल्ड। ये कुछ किताबें हैं, ये बिकने को है। अब इसकी हिंदी पे ना जाए, मतलब तय है कि बिकेंगे, बिकना इनका तय है। ठीक है जी। वैसे ही हैड टू आपका पास्ट में रहता है। ओके, कैसे बोलोगे कि जैसे कि इसी को ले लो, माई क्लोथ्स हैड टू बी वॉश्ड, यानी कि मेरे जो कपड़े थे धोए जाने को थे। वैसे आपका गोइंग टू बी है। जैसे मैं बोलूँ कि ये दुकान शट डाउन होने जा रहा है, तो दिस शॉप इज गोइंग टू बी शट डाउन। क्लियर है कि टू बी का मतलब काम हुआ नहीं बॉस, टू बी का मतलब काम हुआ नहीं, होना बाकी। शट डाउन का मतलब बंद, तो बंद कौन? ये इधर आ जाओ, ये जो शॉप है ये बंद होगा। गोइंग टू से पता चलता है कि अभी होने ही जा रहा है, आजकल में हो जाएगा। वैसे आपका अबाउट टू, जिसको वाला वाली कहते हो, तो चलो अबाउट का मतलब ये होता है कि थोड़ा तुरंत होने वाला है। तो मैं बोलूँ कि दिस शॉप इज अबाउट टू बी शट डाउन। अबाउट टू बी शट डाउन मतलब शट डाउन होने को है, हो जाएगा। ठीक है। इज आर एम पे तो आपने बहुत सारा देख लिया शुरू में। ओके, कि भैया मैं कहता हूँ कि वो पिटने को है, तो ही इज टू बी बीटन, ऐसे बोल सकते हो, टू बी बीटन। ओके, कल वो पिटने को था, ही वॉज टू बी बीटन यस्टरडे। ओके, एबल टू बी में क्या कर लोगे? एबल टू का मतलब है दिस वर्क
दिस वर्क इज एबल टू बी कंप्लीटेड विदिन 2 आवर्स। तो दिस वर्क इज एबल टू बी कंप्लीटेड, ऐसे देखो, टू बी मतलब काम हुआ नहीं है, कौन सा काम होना है, कंप्लीट होना है। क्या कंप्लीट होगा, इस काम को कंप्लीट किया जाना है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, तो 2 घंटे में काम कंप्लीट होगा, ऐसा एबल है मतलब एबिलिटी है, यानी कि बोल सकते हैं, पर ऐसा कोई बोलता नहीं। ओके, जनरली एबल टू का इस्तेमाल थर्ड फॉर्म के साथ लोग करते नहीं है, जनरली कहते हैं कि ओके आई एम एबल टू गो, शी इज एबल टू कम, यू नो, ऐसा कोई बोलता नहीं कि मैं लायक हूँ पिट जाने की, ऐसा कौन बोलता है। ओके, ऑट टू बी, तो ये तो ऑलरेडी हमारा एक मॉडल है, इसके साथ ऑट के साथ टू आता ही है। ओके, मैं बोलूँ कि योर पेरेंट्स आर ऑट टू बी रिस्पेक्टेड, तो इसका मतलब है कि आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, है ना, की जानी चाहिए, ये तो मॉडल है। तो बस यही गाइस कहना था। आई होप कि आपके समझ में टू बी आ गया होगा। जाते जाते समझा दूं कि ये टू बी जो है थर्ड फॉर्म है, ये बिल्कुल पैसिव है। इसका मतलब है कि जिस सब्जेक्ट के साथ आप शुरुआत कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट के साथ वो घटेगा। जो थर्ड फॉर्म लगा रहे हो ना, ये थर्ड फॉर्म की जो एक्टिविटी है ना वो इसके साथ घट जाएगा। अभी घटा भी नहीं है, अभी हुआ भी नहीं, घटना बाकी, वो घटेगा इसी के साथ। ये किसी के साथ कुछ नहीं कर रहेगा। अगर यहाँ बीटन है तो ये पिट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ स्लैब्ड है तो फिर थप्पड़ इसको लग जाएगा। अगर यहाँ स्टैब्ड है, चाकू मारना, तो चाकू भी सब्जेक्ट को लगेगा। ये जैसा सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर है, ये डूअर नहीं, ये कॉमन सेंस है। और टू बी थर्ड फॉर्म मतलब काम हुआ नहीं, होना बाकी, बस इतना ही कहना है गाइस। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त।